अभी लास्ट हम लोगों का कौन सा हुआ था आर्टिकल? आर्टिकल 13 के अराउंड ना, डेफिनेशन ऑफ लॉ। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इफ इफ द पार्ट ऑफ if the part of a pre-constitutional law found to be inconsistent to the constitution, it is declared, the law is declared void. सही है गलत है? Declared void, the law is nullified. सही है गलत है? The whole law is nullified. The whole law is nullified या declared invalid. सही है गलत है? क्वेश्चन ये है क्या कि इफ पार्ट ऑफ ए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फाउंड टू बी इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द होल लॉ इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। नहीं, आप देखिए पीटी में आपको इतना सही है, बस आपको ये देखना है कि आंसर सही, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। द होल लॉ इज डिक्लेयर्ड, बोल दिए आप क्या बोल रहे हैं? गलत है। आप बोल रहे हैं सही है स्टेटमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है, चलिए क्लियर हो जाएगा कि इफ पार्ट ऑफ ए लॉ फाउंड्स इनकंसिस्टेंट, पार्ट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फाउंड्स इनकंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड अप टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। ये सही है गलत? हाँ ये सही है। अगला समझ गया ना? तो यही मतलब इसीलिए आपको ये दूसरा स्टेटमेंट दिया। वो उसमें क्या बोला जा रहा था, पर आवर एंडेवर इज दैट, मतलब जुडिशरी क्या कोशिश करती है क्या कि हम पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें, ऐसा तो नहीं रहता है। अप टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी द लॉ इज डिक्लेयर्ड अप टू द पार्ट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी, है ना। इसलिए बोला कि अगर कोई पार्ट है तो हम उस पार्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी यूज करके हटा सकते हैं, है ना। पर्पस इज दैट नॉट टू रिमूव द होल लॉ एब इनिशियो, है ना। एब इनिशियो कहने का क्या मतलब है? फ्रॉम द बिगिनिंग हम उस लॉ को रिमूव नहीं कर देंगे, बट उस इनकंसिस्टेंट पार्ट को हटा के हम पूरे के पूरे लॉ को बचा सकते हैं। यही चीज है ना, तो कोशिश हमारी यही होती है। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी को आपस में मतलब जोड़ के पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइज वे में पढ़ेंगे ना, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। कि वो पूरी कहानी भी पता है क्या कि डेफिनेशन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, यानी where there is debate over parliament's power to amend the constitution, है ना, in general and fundamental right in particular, ये एक तरफ, और दूसरा है power of judiciary to check the power of parliament to make law या to amend the constitution। ये चीज है ना कि किस लेवल पे, मतलब ये सारे डिबेट चल रहे हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द शंकरी प्रसाद केस 1951, है ना, फिर उसके बाद अपना गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, उसके बाद कहाँ पे क्या वर्डिक्ट है एक एक लाइन में समझ लेंगे तो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तीसरा केस 24th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, कैसे वो नलिफाई कर देता है गोलकनाथ के जजमेंट को। अगला है अपना कि फिर से केशवानंद भारती केस, जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज कॉइन्ड, है ना। और आपको पूरी स्टोरी पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। उसी के दरमियान आप क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने पास राइट टू प्रॉपर्टी की भी के बारे में भी जिक्र हो गया था, है ना, समय से पहले कर लिया उसको। और वहीं पे 31A, 31B एंड 31C का भी सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, है ना। और उसके बाद जो है हम, और ये भी 31A, B और C की रेलिवेंसी तो समझ पाएंगे ना कि आखिर ये रेलिवेंट किस वजह से है, या अभी के भी टाइम पे या तभी के टाइम पे। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि 9th शेड्यूल बीच में कहाँ से आ जा रहा है, और ऐसे ऐसे करके हम लोग वो वाला टॉपिक अपना हो गया था। और जो चीजें हैं वो केस स्टडीज के थ्रू हम, जो हमारा मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव है, वो भी चीजें क्लियर होती है। यानी कि हम लोग देख पा रहे थे क्या कि जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है आर्टिकल 12 to 35, तो 12 और 13 जो है अपना, ये जनरल नेचर के है ना। एक्चुअली 12 प्रोवाइड्स फॉर डेफिनेशन ऑफ स्टेट और 13 क्या है, डेफिनेशन ऑफ लॉ को बतलाता है। और एक्चुअली के प्रोविजन कहां से शुरू हो जाते हैं, आर्टिकल 14 से। और एक तरफ हम ये भी जानते हैं क्या कि वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें कि पहली कैटेगरी कौन सी है, राइट टू इक्वलिटी। यही चीज है ना,
राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि कहां देखते हैं आप आर्टिकल 14 टू 18 में, समझ पा रहे हैं? तो 14 इस वजह से हमारे लिए अभी यहाँ पे आता है। तो जब आर्टिकल 14 को देखेंगे ना अंडर सारी चीजें, तो उसमें देखेंगे वी हैव इंक्लूजन ऑफ टू टर्म्स, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड एक है अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ गए? अब इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, मैंने आपको एक केस के भी थ्रू बतलाया था, एग्जांपल के थ्रू, कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ टू पर्सन ए एंड बी। एक क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिकली एनफ प्रोस्पेरस है, रिच है ना, और ये क्या है कि मार्जिनल डेस्टिट्यूट्स हैं, बहुत ही लो प्रोफाइल, लो मतलब सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल एट द बॉटम लेवल पे लाई कर रही है। अब ये है कि अभी के टाइम पे मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एरा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इन दोनों पर्सन ए और बी ने सेम क्राइम कमेंस किया, सेम क्राइम का ऑफेंसेस होता है इनके द्वारा, तो जो लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी दोनों पे सेम होगी या अलग अलग होगा? लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि जो लॉ होगा अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या होगा? स्टेट के द्वारा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो गया ना, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस हो गया, या डेपोटिक प्रैक्टिस बोल सकते हैं। इसको स्टेट ने फेवर कर दिया कि चलिए इसके पास पैसे हैं और स्टेट इसको जो है सजा दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? फिर तो वापस हम लोग मतलब ऑथोरिटेटिव हेड में चले गए, जबकि इसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं अपने पास। तो इसीलिए लॉ की एप्लीकेबिलिटी, और अब आगे क्या होने वाला, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें डिफाइन करके दिया है जो इंडिया का नेचर है वेलफेयर स्टेट की तौर पे दिया है ना, तो वेलफेयर स्टेट की तौर पे है, तो पर्सन मतलब कंट्री के लिए ये भी प्रायोरिटी में है, ये भी प्रायोरिटी में है, दोनों ही प्रायोरिटी में एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो स्टेट क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको छोड़ तो नहीं देगी। यानी कि अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ का, है ना, उसी के एसोसिएटेड अगर हमारे पास और भी राइट्स हैं, लेट अस से इन पर्टिकुलर आर्टिकल 22, जहां पे क्या कि आर्टिकल 22 का बेनिफिट क्या होता है, बार बार ये अपने एग्जांपल में आता है कि आर्टिकल 22 में देयर आर सेफगार्ड मैकेनिज्म, है ना। अगर मान लीजिए इन लिeu ऑफ कमिटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस, अगर किसी ने कुछ क्राइम ऑफेंस किया है ना, कुछ इंसिडेंट किए, तो आई ऑफ लॉ में क्या है, कन्विक्टेड होगा, है ना, जुडिशरी डिसाइड करेगी क्या कन्विक्शन होना है, लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो जा रही है और उसके हिसाब से सजा उसको मिलेगी। अब लेकिन क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि नहीं, चलिए राइट टू फ्रीडम के रिगार्डिंग या आपकी लिबर्टीज के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको इंपावर करके देता है थ्रू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22। फिलहाल हम यही समझते हैं, जिसमें कि बोलता है आर्टिकल 22 के पास दो स्कोप है, एक स्कोप अरेस्ट के केस में एप्लीकेबल हो जाता है, एक स्कोप आपका डिटेंशन के केस में एप्लीकेबल हो जाता है। तो शॉर्ट ब्रीफिंग में हम लोग ये अरेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ पर्संस क्रिमिनल ऑफेंसेस, है ना। और यहाँ पे क्या है, इन लिeu ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल, है ना, द पर्सन एक्चुअली हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम बट इन फ्यूचर इट सीम्स दैट दैट पर्सन हैज पोटेंशियल टू कमिट क्राइम। तो यानी कि हम इसमें सस्पिशन के बेसिस पे करते हैं, और यहाँ पे क्या है, यानी कि वो फ्यूचर थ्रेट है, अभी नहीं किया है कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने कोई क्राइम कमिट किया है ना। तो ये दोनों डिफरेंसेस है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड मैकेनिज्म अवेलेबल करवाता है, समझ गए बात को? सेफगार्ड मैकेनिज्म अवेलेबल दोनों ही केसेस में करवाता है, जिसमें कि एक मतलब मैकेनिज्म में ये भी बोला जाता है क्या कि बोथ द कैटेगरी ऑफ पर्सन, वापस हम लोग अपने एग्जांपल पे आते हैं ए और बी पे, दोनों के पास, दोनों अरेस्टेड है ना, दोनों के पास सेफगार्ड मैकेनिज्म होगा, है ना, इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 22, कि दोनों अपने पसंद का लॉयर रख सकता है ना, अपने आप को डिफेंड करने का, आर्टिकल 22 से है। अब इसके बारे में क्या है, ये तो मान लीजिए किसी को भी लॉयर रख ले, बट व्हाट अबाउट दिस वन, दिस पर्सन, इसके पास उसकी प्रोफाइल है ही नहीं, ऐसी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल नहीं है कि ये पसंद का लॉयर रख सकता है। इवन मान लीजिए इसके पास खाने की दिक्कत है, वो क्या मतलब लॉयर रखेगा और मतलब क्या फी पे करेगा उसको, समझ गया? तो ये जिम्मेदारी फिर कौन लेगा इसकी? क्योंकि स्टेट वेलफेयर नेचर का है तो स्टेट तो छोड़ नहीं सकता। दैट्स वाई क्या हुआ, स्टेट, अब देखिए आपको ये भी ध्यान होगा कि ये जो इंडिविजुअल है अपने एग्जाम्पल में, और स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रमोट एंड अपहोल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स, तो सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स तो देगा ना। इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स में क्या है, इसके पास नहीं है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की ये लॉयर के एक्सपेंसेस को मतलब बियर कर पाए, तो क्या होगा, स्टेट वहां पे एज ए वेलफेयर नेचर का है, इस वजह से स्टेट आएगा और स्टेट अपने मैकेनिज्म इसको अवेल करवाएगा। स्टेट बोलेगा कि ठीक है, जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री लीगल सर्विस, है ना, फ्री लीगल असिस्टेंस, है ना।
अगर हम लोग समझ पाएंगे तो ये किसके थ्रू आएगा, ये सारी चीजें कौन से प्रोविजन से आएगा, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी से। पर्सन के जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स प्रमोट होते हैं किससे होते हैं, वो डीपीएसपी के प्रोविजन से। तो लाइक वाइज डीपीएसपी के प्रोविजन में जब स्टेट का नेचर बदला, सोसाइटी की कम्प्लेक्सिटी बढ़ी, है ना, नेचर ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस बढ़ा, फिर नेचर ऑफ वेलफेयर भी बढ़ा, नेचर ऑफ गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स वगैरह बढ़ते हैं, तो क्या होगा, स्टेट फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर, ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा ना स्टेट, क्योंकि वेलफेयर नेचर का है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस एस्पेक्ट को अचीव किया गया डीपीएसपी के अंदर में, फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर। तो यही अपने एग्जाम्पल में हम वो वाली चीजों को स्टेट क्यों प्रोवाइड करवाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस दिए गए हैं डीपीएसपी में, और स्टेट इस वजह से इसको देगा। अब क्या है कि देखिए स्टेट इसको दे रहा है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन मतलब प्रोफाइल ऑफ बोथ द पर्सन, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ बोथ द पर्सन, स्टेट इसको दे रहा है, इसको नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट जो है टू हैव द नॉर्म्स ऑफ इक्वल सर्कमस्टेंस, स्टेट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट वांट्स टू एस्टेब्लिश इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, है ना, स्टेब्लिश जो है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल करने की कोशिश कर रहा है ना, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज इम्पोज्ड एंड प्रिविलेजेस कन्फर्ड, स्टेट की तरफ से जो प्रिविलेजेस कन्फर्ड है, डिफेंड ये कर लेगा, इसके पास एनफ है, ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको प्रिविलेज दे रहा है ना, और किसके एवज में, जो कि लायबिलिटीज है इनके पास। समझ गए ना? तो इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज इम्पोज्ड एंड प्रिविलेजेस कन्फर्ड बाय द स्टेट। समझ पाए? तो स्टेट क्या करेगा, इसको ये यहाँ पे इसको अपलिफ्ट करके इस कंडीशन पे लाएगा, सो दैट अब लॉ की एप्लीकेबिलिटी दोनों पे तो बराबर थी, अब लॉ के इक्वल प्रोटेक्शन भी स्टेट ने प्रोवाइड कर, इक्वली प्रोटेक्ट कर पाएगा ना, ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, टू हैव या टू एस्टेब्लिश द नॉर्म्स ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ये चीज है ना। तो ये समझने की कोशिश करेंगे, और यही जो बाद वाला टर्म्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। टर्म क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 14 के वर्ड, मतलब इन दोनों टर्म्स को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखिए, इसको समझने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं, रूल ऑफ लॉ, है ना। तो रूल ऑफ लॉ को भी समझने से पहले हम एक्चुअली क्या है कि दिस इज ए बुक रिटन बाय एविडाइसी, एविडाइसी ने इस बुक को लिखा है। एविडाइसी ब्रिटिश जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट थे, इन्होंने ये बुक लिखी और उसी में रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट को बतलाया। समझ गए बात को? 3 कंपोनेंट, जो चीजें इंपोर्टेंट वो इंपोर्टेंट ही है, सारी चीजें अपने हिसाब से उसको लिखते चलिएगा। कंसेप्ट बिल्डिंग में हिंदी इंग्लिश उर्दू कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी बनाइए, है ना। तो 3 कंपोनेंट में क्या बोला, सबसे पहले एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर ऑफ स्टेट, यानी आर्बिट्रेरी पावर का क्या मतलब होगा कि नो वन कैन बी पनिश्ड, नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, यही होता है ना। नहीं तो ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था कि आप जिसको रेंडमली जिसको पकड़े सजा दे दिए, है ना, कोई फेवरेबल है तो उसको नहीं दे रहे हैं, नहीं पर्सन एबीसी में सी पे मन हुआ तो ऑफेंस मतलब एक्यूज करेंगे उसको, अदरवाइज ए और बी को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर इसके कंपोनेंट की तौर पे हो गया। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वल लॉ, यानी इसको बोल सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, या इसको ऐसे समझ लीजिए, नो वन इज एबव लॉ, ये बोल सकते हैं, नो वन इज एबव लॉ लिटरल मीनिंग में, यानी कि आर्बिट्रेरी नहीं हो रहा है। कैसे? क्या कि नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब हो गया कि हम लॉ की एप्लीकेबिलिटी सब पे, लॉ विल बी एप्लीकेबल या इक्वली लॉ विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, मतलब एवरीवन, है ना। और तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, तीसरा कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट, यानी
इन तीनों को समझते हैं और इसको समझने में कोई दिक्कत, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, स्टेट का जो एक डेपोटिक नेचर है दैट हैज बीन लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना। अगला है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि लॉ विल बी एप्लीकेबल टू इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन। तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। इसको अगर हम लोग कोडिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि Constitution is the result of individual's right rather than individual's right is the result of Constitution। समझ गए बात को? फिर से बोल रहा हूं कि Constitution is the result of individual's right rather than individual's right is the result of Constitution। इसका मतलब हो जाएगा प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट का ये मतलब हो जाएगा कि इंडिविजुअल्स को इतने राइट्स दिए गए कि उसके एवज में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ गया, ये होती है। और ना कि ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिविजुअल्स को राइट मिला। तो अब ये बताइए कि अपने अपने इंडियन पर्सपेक्टिव, ये तो ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट है ना, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ से लिया हमने, विडासी साहब लिख रहे हैं, 3 कंपोनेंट बतला रहे हैं। अब ये बतलाए कि क्या इन तीनों कंपोनेंट में, तीनों कंपोनेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जिस्ट करता है या कोई एक या कोई दो या कुछ है ही नहीं अपने। हाँ, आपके समझ से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दोनों। ये तो आप ये है, इसको समझने में कोई दिक्कत, ये तो है ही ना। मतलब कि लॉ जो है आर्बिट्रेरी, तो स्टेट आर्बिट्रेरी हो ही नहीं सकता वाइल एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए लॉ, है ना। तो ये चीज तो है कि आज के डेट में देखते हैं क्या कि नो वन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। ऐसा होगा तो स्टेट डेपोटिक नेचर का हो सकता है, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का हो जाता है, जो कि हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रिफ्लेक्शन देखते हैं, या फिर मतलब उससे पहले का भी। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट में ये दो कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करते हैं, बट इंडिया के केस में क्या है कि वी हैव प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इंडिविजुअल्स राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनफैक्ट हमारे यहाँ ये है कि मतलब प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कट गया पहले ही। अब इसको हम लोग कोडिफाई करते हैं कि इंडिविजुअल्स राइट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। हमारे यहाँ तो ये है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी तो गारंटी दे दी गई, फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 गारंटी दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें तो ये अपने यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। कंसेप्ट वाइज इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए रूल ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अभी वापस हम लोग आ जाते हैं इस टर्म्स पे। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है ना, दिस वाज आल्सो हेल्ड इन केशवानंद भारती केस एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो रूल ऑफ लॉ भी अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि लॉ को डिफेंड करने यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड, इक्वल सर्कमस्टांसेस या इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोवाइड करवाने में क्या कर रहा है, स्टेट सब्जेक्टिव हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लॉ की एप्लीकेबिलिटी, है ना। यानी कि तो ये इन दोनों में वाइडर पर्सपेक्टिव का कौन हो जाता है, ये वाला वाइडर ये होगा ना। ये क्या हो जाएगा, नैरो पर्सपेक्टिव का हो जाएगा, ये वाइडर पर्सपेक्टिव का हो जाएगा। इन द सेंस इट इंक्लूड्स द मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब स्टेट को वो इक्वल सर्कमस्टांसेस टू ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल प्रोवाइड करवाने में सब्जेक्टिविटी तो लानी पड़ेगी ना, यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस करना पड़ेगा, इसको ग्रुप ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन बेनिफिट का हकदार है। जैसे अगर मैंने बोला क्या कि हाँ चलिए स्टेट ने अपने आप को एक मॉडल तौर पे पेश किया कि हाँ हम फ्री लीगल सर्विस या फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर प्रोवाइड करवाएंगे, तो किसको प्रोवाइड करवाएंगे, बेगर्स को करवाते हैं, है ना, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को करवा दिया, बेगर वुमेन को करवा दिया, चिल्ड्रन को करवा दिया, या फिर जिनका इनकम जो है अभी के टाइम पे स्टेट, ऐसे तो स्टेट डिफाइन करती है ना, किसी स्टेट में 3 लाख का है, किसी स्टेट में 5 लाख का है, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका सब्जेक्टिविटी मैटर इन्वॉल्व कर रहा है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये वाइडर पर्सपेक्टिव का हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ की एप्लीकेबिलिटी होती है, लॉ को देखा जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये नैरो का है। ये आपका नेगेटिव कनोटेशन में है, ये आपका पॉजिटिव कनोटेशन का। लैंग्वेज इसकी पॉजिटिविटी है सब्जेक्टिविटी के इंक्लूड होने से। यहाँ पे ये है कि नो वन कैन बी एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, ऐसे ऐसे करके, है ना, नो वन इज अबव द लॉ। तो सब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
नेगेटिव कनोटेशन वाला नो की वजह से। जबकि यहाँ पे क्या एक डेवलपमेंटल एवेन्यूज की को बतलाता है, गवर्नेंस एवेन्यूज को बतलाता है, जहाँ पे वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के एवेन्यूज को और भी हाईलाइट इम्फेसाइज किया जा रहा है। अब ये बतलाइए कि इन दोनों में ये वाला पार्ट कहां से लिया गया, ये वाला पार्ट कहां से लिया गया, ये कहां से लिया जा सकता है? ये नहीं, ये जो है ईपीएल है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लिया गया है यूएसए से, जहां पे कि आप क्या देखते हैं, लॉ की सब्जेक्टिविटी को देखा जाता है, समझ गए। और यहाँ पे क्या जाता है, ये सिंपल लॉ पे बेस्ड है, तो ये हमने कहां से ले लिया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, और जबकि ये हमने कहां से लिया, यूएसए। समझ पाए ना डिफरेंसेस क्या है, ये नैरो, वाइडर, नेगेटिव कनोटेशन, पॉजिटिव कनोटेशन, यूएसए से लिया। देखिए अब एक चीज रखिएगा, हम इस लगे हाथ एक टर्म और भी कर लेते हैं, पीएल एंड डीपीएल। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या है कि लॉ के हिसाब से जो सजा डिसाइड हुई, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जैसे मान लीजिए अपने ए.के. गोपालन साहब का एग्जांपल हो गया ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ए.के. गोपालन का जो डिटेंशन है वो लॉफुल है ना। कोर्ट ने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या है कि वो जो लॉ है और वी हैव आल्सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दोनों कितना कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, राइट टू लाइफ क्या कंप्रोमाइज हो रही है। सिंपली ये देखा गया कि हाँ लॉ है और इसका मतलब इसकी वजह से एप्लीकेबिलिटी हो गई लॉ की, दैट्स व्हाई कोर्ट सब्जेक्टिविटी यहाँ पे जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि अपने पास एग्जांपल है यूपी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट केस है ना, जहां पे कि क्या है, लॉ तो है ही है ना, और जो पर्सन की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, और लॉ के हिसाब से लोअर कोर्ट ने तो जजमेंट दे ही दिया, बट राइट टू लाइफ का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, और इनफैक्ट जो स्टेटमेंट भी पास करते हैं वो क्या कि यस सुप्रीम कोर्ट विल इन्वॉल्व इन ऑल, नॉट ओनली दिस मैटर, इन ऑल दोज बट आल्सो इन ऑल दोज मैटर वेयर इट विल इन्वॉल्व पर्सन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझ गए। तो ये सारी चीजें, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि कोर्ट यहाँ पे क्या जानने की कोशिश कर रहा है, लॉ तो है ही प्लस सब्जेक्टिविटी में भी जाने की कोशिश कर रहा है ना। यानी कि सब्जेक्टिविटी किस सेंस में, वो लॉ इज हाउ मच up to which extent that law is fair or that law has fairness or reasonableness in terms of article 21 right to life and personal liberty। समझिए कितना फेयर हो जाता है और कितना मतलब रीजनेबल हो जाता है पर्सन के राइट टू लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो ऑब्वियस है ना कि सब्जेक्टिविटी में चला गया, तभी तो पर्सन को सेट फ्री कर दिया गया कि भाई आप हिनियस क्राइम आपने थोड़ी किया। अब जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी जी का केस, राहुल गांधी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा कि व्हाई ओनली 2 years है ना, जबकि हमारे पास एक प्रोविजन है, इफ ए सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर 2 or more years, convicted for 2 or more years, that मतलब that member is ceased to be called as member of parliament or member of state legislature। यानी कि कोर्ट क्या है कि सिर्फ लॉ को तो देख ही रहा है, बट सब्जेक्टिविटी देख रहा है, इंटेंशन ऑफ लॉ, जो इंटेंशन ऑफ डिसीजंस को देखने की कोशिश कर रहा है, तो सब्जेक्टिविटी में चला गया ना। यानी कि वो जो लॉ है कितना फेयर है ना, या कितना रीजनेबल है पर आर्टिकल 21 को लेकर के, दैट्स व्हाई। अब ये देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आप जापान से बोल रहे थे ना, ये है जापान से लिया गया। और ये कहां से लिया गया, लॉ की सब्जेक्टिविटी कहां पे देखा जाता है, यूएसए, तो ये कहां से हो जाएगा, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या ये बोलिए कि व्हाट इज एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सब्जेक्टिविटी। अगर ऑप्शन में सब्जेक्टिविटी नहीं दे करके फेयरनेस या रीजनेबलनेस रहे तो एक ही चीज है ना आपका, समझ पाए। तो इसमें कोई वो मतलब दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट ईपीएल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अपने आप में एक वाइडर स्कोप दे देता है टू हैव द नॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस या फिर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को ही लेकर के। तो स्टेट की कोशिश क्या होगा, इनफैक्ट स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस तो कर रहा है ना इनफैक्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अलाउड होगा, है ना। जब तक हम उस टारगेटेड बेनिफिशियरी या टारगेटेड पर्संस को नहीं जानेंगे तब तक हम बेनिफिट कैसे देंगे, है ना। तो उस टारगेटेड बेनिफिशियरी को ढूंढ रहे, आज के भी देखेंगे क्या पीडीएस का बेनिफिट हर कोई ले लेते हैं, जो एलिजिबल है वही लेते हैं ना। यानी कि हमने टारगेटेड बेनिफिशियरी, या फिर अगर मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, चूंकि स्टेट का नेचर वेलफेयर वाला है, दैट्स व्हाई
स्टेट क्या करने की कोशिश कर रहा है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की कोशिश कर रहा है, फेवरेबल डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहा है, और उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? तो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड क्या क्या टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, यानी शॉर्ट लिखते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे अलाउड हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। फेवरेबल डिस्टिंक्शन कर सकते हैं आप, और उसके बाद रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस कर सकते हैं। समझ गया ना? तो ये सारी चीजें वहीं पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या क्या अलाउड नहीं होगा? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन, अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, या फिर अनरीजनेबल को क्या बोलेंगे? क्लास लेजिस्लेशन। क्लास लेजिस्लेशन समझते हैं क्या? कभी आपने सुना है क्या कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए लॉ बना दिया? कम्युनिटी इन द सेंस कि पर्टिकुलर अपर कास्ट के लिए कोई लॉ है जो कि उनको बेनिफिट दे रहा है ना, जो कि मतलब डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कर रहा है लोअर कास्ट के लोगों से, तो क्लास लेजिस्लेशन को तो वो अवॉइड करता है ना। या फिर आपने देखा क्या कि अगर वुमेन को बेनिफिट दिया जा रहा है तो अपर या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल हाई है उनके लिए ये अलग बेनिफिट है और लो वाले के लिए नहीं है बेनिफिट। वुमेन के तौर पे अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या फिर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, या फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, तो वो इक्वली एप्लीकेबल हो जाता है उसके सब्जेक्ट मैटर में। क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट किया गया है ना, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन को प्रोहिबिट किया गया, और मतलब क्लास लेजिस्लेशन या अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस को प्रोहिबिट किया गया। समझ में आया यहां तक? तो ये अपना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर में ले आते हैं। यानी कि हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट जो है सब्जेक्टिविटी तो ला रहा है, और सब्जेक्टिविटी यानी क्या कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस कर रहा है स्टेट, बट उस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा अलाउ किया गया। इसी के रेफरेंस में स्टेट हो सकता है आर्बिट्रेरी हो जाए व्हाइल प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट। तो उसके लिए हम लोग एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। समझ गए? डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, जो कि आर्टिकल 14 के ही रेफरेंस से आता है। और क्यों आ रहा है इसको लेकर के? हो सकता है ना स्टेट आर्बिट्रेरी प्रोवाइड हो जाए व्हाइल प्रोवाइडिंग रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस, तो इसमें बोला, और ये एक्चुअली इट इज हाईलाइटेड इन रोयप्पा केस, है ना, रोयप्पा केस 1974। तो रोयप्पा केस 1974 में डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को हाईलाइट किया गया, जिसमें कि इट इज चेक अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, है ना। स्टेट्स आर्बिट्रेरीनेस, समझ गए? स्टेट हो ही नहीं सकता आर्बिट्रेरी, उसको फेयर ग्राउंड देखना पड़ेगा, रीजनेबल ग्राउंड देखना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें हैं, यानी कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस करेंगे, है ना, फेवरेबल डिस्टिंक्शन करेंगे, तो ये सारी चीजें। ठीक है यहां तक? अब देखिए इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 15 का कंसेप्ट है। आप 14 वाली चीजों को ध्यान में रखिए, और 15 और 16, एक्चुअली 14, 15, 16 अगर सिंक्रोनाइज करके पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग आ जाते हैं 15 के। तो 15 का कंसेप्ट ये है कि देखिए सबसे पहले आप 14 वाली चीजों को ध्यान में रखिए, जहां पे कि राइट टू इक्वलिटी के नॉर्म्स को अचीव किया जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कितना खूबसूरती के साथ इसको प्लेस वाइज मतलब रखा है, 14, 15 एंड 16, है ना, जिसमें कि राइट मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों ही चीजें बता दी जा रही है। स्टेट कैसे सब्जेक्टिविटी अपना ले रहा है, फेयरनेस अपना ले रहा है, रीजनेबल होना चाहिए वो, वाइल प्रोवाइड मतलब वाइल मेकिंग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब उसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है आर्टिकल 15 में, जिसका कि जनरल सिग्निफिकेंस यह है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, है ना। इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जहां पे कि हम लोग देखेंगे कि देयर आर 5 स्कोप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बताया गया 5 स्कोप के बारे में बताया गया है कि यानी स्टेट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेट, है ना,
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान रखिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आर्टिकल 15 के अंदर में ये 5 स्कोप को है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, 5 स्कोप को बतलाया गया है कि जहां पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं करेगा। समझ गए बात, सिंपल सा। तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 15 के अंदर में वी हैव 6 क्लाउज, सिंपल सा समझते चलेगा। जैसे कि 6 क्लाउज का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टिकल 15 ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल 15 क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3, ऐसे ऐसे करके, सिंपल। अब देखिए क्या है, क्या कि आर्टिकल 15 का क्लाउज 1 एंड आर्टिकल 15 का क्लाउज 2 ये क्या हो जाता है, एक जनरल प्रिंसिपल्स को गवर्न करता है, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। समझ गए ना। तो जनरल प्रिंसिपल है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिग्निफिकेंस वाइज हम लोग समझते हैं, रटने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 15 क्लाउज 1 और क्लाउज 2 आपका ये जनरल प्रिंसिपल गवर्न करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। और सिंपल देखिएगा कैसे, क्लाउज 1 बोलता है स्टेट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन, है ना। स्टेट के बारे में बोला गया कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, है ना। और वहीं पे क्लाउज 2 में बोला गया कि इक्वल एक्सेस टू ऑल, यानी कि इक्वल एक्सेस इन पब्लिक शॉप, रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह। समझ गए, यानी यहां पे बोला गया स्टेट्स तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, एज वेल एज इंडिविजुअल्स भी अपने बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस कि क्लाउज 2 में मतलब सिंपल वे में ये बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्लाउज 1 और क्लाउज 2 जनरल प्रिंसिपल जो है डिस्क्रिमिनेशन के, प्रोहिबिशन के, वो बतलाता है, जिसमें कि स्टेट के द्वारा प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया क्लाउज 1 के अंदर में। क्लाउज 2 में स्टेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों ही जो है अपने बीच डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑन दिस 5 ग्राउंड्स, है ना। जहां पे कि यहाँ पे टू ब्रिंग द नॉर्म्स, टू अचीव द नॉर्म्स ऑफ सोशल इक्वलिटी, है ना। ये सोशल इक्वलिटी के नॉर्म्स को अचीव करने के लिए ये बोला गया, एग्जाम्पल में भी इंक्लूड किया गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया इक्वल एक्सेस टू ऑल इन पब्लिक शॉप, रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, सिग्निफिकेंस यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, रटना नहीं है बस, आप मुझे अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो एक बार कॉपी देखेंगे ना, नोट्स बना रहेगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं बतलाता हूं आपको, आर्टिकल 15 क्लाउज 3 to 6 यही बच गया था ना, ये एक्सेप्शन है। समझ गए, तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे। एक्सेप्शन होगा क्या, एक्सेप्शन जो कि जनरल प्रिंसिपल्स बतलाया गया उसके ना, उसके आगे, यानी कि ऐसे सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करेगा जहां पे कि स्टेट के द्वारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। जहां पे एक तरफ बोला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी तरफ क्या बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन, अगर स्टेट जो है एडवांसमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन, कौन सा, पॉजिटिव वाला, रीजनेबल क्लास, इसीलिए बोले आर्टिकल 14 को साथ में पढ़िएगा 15 के। समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 15 क्लाउज 3। यहाँ पे बोला गया स्टेट शैल मेक एडवांसमेंट फॉर द एडवांस, यानी स्टेट शैल मेक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को ही एडवांसमेंट के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, है ना। वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इनके एडवांसमेंट के लिए, है ना। यानी कि इनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है वो कर सकता है। क्लियर है यहां पे। अब है आर्टिकल 15 का क्लाउज 4। आर्टिकल 15 क्लाउज 4 क्या बोलता है ये कि सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पे इनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ऊपर वाले में वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए क्लाउज 4 में किसके बारे में बोला गया, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी। कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी वर्ड कहीं पे नहीं है, रेदर वो क्या है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के बेसिस पे बोला गया। शेड्यूल कास्ट को बोला गया, शेड्यूल ट्राइब्स को बोला गया। आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब चीज नहीं, ऐसी भी सी एक बार लिख करके रेफर करेंगे
शेड्यूल कास्ट पूरा लिखेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स पूरा लिखेंगे, समझ गए? या फिर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो एक बार मतलब बतलाएंगे ना कि क्या है नहीं है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था अपना तो यहीं तक था, एंड लेटर ऑन इट वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा और क्वेश्चंस बहुत बारीक सा होता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया है ऋतिक? 1951 में, है ना? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, समझ गए? क्वेश्चंस आप पूरी उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक खुद दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है कि फर्स्ट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। तो ये तो आप अगर पूरी तैयारी करते हैं तो समझ लेंगे कि इसका क्या वेटेज है, बाकी चीज का क्या वेटेज है। यानी कि आज के डेट में अगर हम देखते हैं इनके लिए कोई प्रोग्राम्स लाए गए तो इन लिeu ऑफ दिस प्रोविजन, इनके लिए लाया गया इन लिeu ऑफ दिस, क्योंकि स्टेट्स को ये बोल दिया गया क्या कि एक ये इसकी लैंग्वेज कैसी है, पॉजिटिव कनोटेशन वाली है ना। ऑब्वियस है क्या कि वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, सबकी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्संस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हम फेवरेबल डिस्टिंक्शंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, समझ गए? अब ये बोला गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में हम लोग सेम ग्रुप यानी एससी बीसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई, समझ गए बात? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये कब कैसे अमेंडमेंट होता है? बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, समझ गए बात? ये सारी कहानी है इसकी। अब देखिए, क्या हम इसके कनोटेशन में एक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था अपने पास, पार्लियामेंट्री लॉ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका रेफरेंस नहीं पाते हैं, जहां पे कि बोला गया कि हाँ हायर मतलब जो एजुकेशन है, जहां पे कि अगर मान लीजिए कोई मजदूर का बच्चा है, 25% सीट्स आर बीइंग रिजर्व फॉर द एडमिशन, है ना? इसी परसुएंस से है ना कि एडमिशन ऑफ ऑल दिस बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, है ना, पीपल्स स्टूडेंट, मतलब जो देयर वार्ड एंड चिल्ड्रन, है ना। तो ये सारी चीजें हम इसके रेफरेंस से देख पाते हैं कि कैसे, यानी कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन लिeu ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हाउ पार्लियामेंट हैज रिएक्टेड या पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड दिस लॉ, है ना। हाँ हाँ, नहीं, ये आपके रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है ना। और जो आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन इन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए ना। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में क्लॉज 4 में किस प्रोविजन से रखा गया? 93rd। इस नॉर्म्स को अचीव करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आए, जहाँ पे कि ये बोल दिया गया कि 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पीपल, है ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पीपल ऑफ मतलब चिल्ड्रन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो वर्कर्स हैं उनके लिए, समझ गए? तो क्लाउज 5 का भी सिग्निफिकेंस हो जाता है अपने पास। ये सारा देखिएगा एक्सेप्शन में ही चल रहा है ना। यहाँ पे इनफैक्ट वो बतला दिया जा रहा है स्टेट के लिए कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए। आगे देखते हैं, लास्ट हमारे पास आर्टिकल 15 क्लाउज 6, है ना। ये आप क्या जानते हैं? 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन टू द पुअर among undeserved class, ये चीज जान लेना। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना। जिसमें कि आप देखेंगे, एक्चुअली हम लोग देखते हैं क्या कि ये वाला जो प्रोविजन है, ये वाला प्रोविजन किससे जुड़ा हुआ था? बाय मतलब इनकॉर्पोरेटेड बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, है ना। दिस provision article 15 clause 6 which is providing for 10% reservation to the poor among undeserved class, जो कि हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तौर पे जान रहे हैं, कौन से प्रोविजन के साथ आ रहा है, कौन से प्रोविजन के थ्रू ऐड हुआ? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। when this provision was made, actually ये जो डिसीजन है ना, इसको चैलेंज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया जाता है। एंड फाइनली Supreme Court declared so कि no, एक्चुअली यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, यानी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे के बेसिस पे रिजर्वेशन दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके ही रख दिया। यानी
सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के तौर पे रख दिया गया, बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपने मतलब जो गवर्नमेंट है उस हिसाब से उसको डन करती है चीज, है ना। तो जबकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का ग्राउंड है ना, अभी हम लोग आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, वो है आपका सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये ग्राउंड है ना, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस, सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस इज द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन इन आवर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे देंगे तो कुछ ग्रुप जो है दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस और दे मतलब केस वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट फाइंड दैट नो दिस इज नॉट वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ही मुद्दा डाल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट करता है। कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस के बेसिस पे रिजर्वेशन देने की, और यहाँ पे किसके बेसिस पे दी जा रही है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपील किया कि नो, ये क्या है कि इनके मतलब टू ब्रिंग द एस्पेक्ट ऑफ इक्वलिटी टू हैव द नॉर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमें ये करना पड़ेगा, है ना, और इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करनी पड़ेगी। और इट इज इन दिस सेंस कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 गवर्नमेंट डिफेंड कर रही थी इस चीज को, और गवर्नमेंट की सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर दिया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। समझ के बाद तो इसकी वैलिडिटी ये है, समझ आगे भी हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ तक क्लियर है। तो 106 भी आपका यहाँ पे ये सब चीजें यानी कि 3 to 6 हम लोग एक्सेप्शंस के तौर पे देखते हैं, क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल मतलब 15 भी हमारा हो जाता है। अब आर्टिकल हम ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसके ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज केस स्टडीज वगैरह भी है तो जितना काम का है हमारा वो हम लोग उतना देखेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कुछ अगर करंट में होते हैं पर्टिकुलर प्रोविजंस के साथ तो हमारे लिए लाइमलाइट में आ जाएगा, लेकिन इतना मोर देन एनफ है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 पे। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। आर्टिकल 16 का प्रोविजन है कि ये बतलाता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ गया ना, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, सेम चीज आर्टिकल 16 का क्लाउज 1 से लेकर के क्लाउज 6 तक है, ठीक है। सेम वैसा ही आर्टिकल 16 क्लाउज 1 और क्लाउज 2 ये दोनों जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पे हैं, यानी स्टेट के द्वारा बोला गया कि स्टेट जो है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये भी बोल दिया जाता है। स्टेट शैल नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन अमंग इट्स सिटीजन ऑन 7 ग्राउंड्स। आर्टिकल 5 में कितने ग्राउंड्स थे, 5, और यहाँ पे कितने ग्राउंड्स हो जाते हैं, 7 ग्राउंड्स। यानी कि क्या बोला जाता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। ऑन ये चीज लिखते नहीं है यहाँ पे, जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई 7 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिलेट कर लीजिएगा। 7 ग्राउंड्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अब उसी टाइप से क्या हो जाएगा, आर्टिकल 16 क्लाउज 3 to 6 क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। यहां पे देखिए एक चीज और कर लेते हैं, 7 ग्राउंड्स में क्या है, 5 ग्राउंड्स आर्टिकल 15 के, है ना, एंड 2 जो है कौन हो जाएगा, डिसेंट एंड रेजिडेंस। डिसेंट एंड रेजिडेंस ये हो गए ना 5 इधर से, और यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ 5 उधर से हो गए, रिलीजन और रेजिडेंस आपके 7 इधर से, 2 इधर से हो गए, तो टोटल मिला के इसको कितनी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, 7 ग्राउंड्स। डिसेंट जो वंश जैसे राजे महाराजे, समझ गए। रेजिडेंस की हाँ जैसे
जो लोकल रेजिडेंट जैसे आंध्रा के लोग, जैसे यहाँ पे भी झारखंड में भी हुआ था कि ग्रुप डी की नौकरी यहाँ झारखंड के लोकल पीपल के लिए ही होनी चाहिए, तो वो रेजिडेंस का मामला, ये समझ गया ना। यानी कि 7 ग्राउंड्स के तौर पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये जनरल प्रिंसिपल हो गया कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और क्लाउज 3 to 6 क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, यानी वापस वही चीज। तो इसमें देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि हम लोग एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी में ये है कि मान लीजिए रिजर्वेशन वगैरह के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, स्टोरी भी है, इनफैक्ट अपना सिलेबस का भी पार्ट है। और इसको समझने से पहले हम लोग एक समझ लेते हैं आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 फॉर द टाइम में बस इतना समझिए कि हाँ एक प्रोविजन है, उसको समझना है। आर्टिकल 340 का वर्डिंग ये है कि प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है टू अपॉइंट ए कमीशन, है ना, टू अपॉइंट ए नेशनल कमीशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, है ना। एक नेशनल कमीशन का अपॉइंटमेंट करेगा इसके लिए, जो कि मतलब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना। तो इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट ने फर्स्ट बैकवर्ड क्लास को अपॉइंट किया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास को कब अपॉइंट कर रहे हैं, 1953 में। तो कोई तो चेयरमैन होगा ना इसका, तो चेयरमैन कौन थे, काका कालेलकर, समझ गए। यानी बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट कंसीडर इट्स रिकमेंडेड। कमीशन बनाई जा रही है, कमीशन क्यों बना रहे हैं, प्रेसिडेंट को ये पावर कहां से मिला, आर्टिकल 340 से। यानी कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए वो एक कमीशन बना सकते हैं, नेशनल कमीशन का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 340 के रेफरेंस से। यहाँ बात किसकी हो रही है, आर्टिकल 16 में तो क्लियरली उनके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तो बात हो ही रही है। दैट्स व्हाई फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का अपॉइंटमेंट कब किया था, 1953। कौन से चेयरमैन थे, काका कालेलकर। बट चूंकि हमारे लिए काम का नहीं हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिकमेंडेशन को कंसीडर ही नहीं किया, दैट्स व्हाई क्या होगा कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, समझ गए, अपॉइंटमेंट होता है और चेयरपर्सन हो जाते हैं बी एन मंडल, एंड दिस इज फेमसली नोन एज मंडल कमीशन, समझ गए। मंडल कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर 1979 और गिव सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन इन द ईयर 1980। और ये जो है मतलब 3 पीएम को देख लेते हैं, ये मतलब इसका रिकमेंडेशंस पहले वाले को तो गवर्नमेंट ने कंसीडर ही नहीं किया। रिकमेंडेशन कब सबमिट कर दिया जाता है, 80 में सबमिट कर दिया जाता है। उस समय में गवर्नमेंट किसकी थी, दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द देन गवर्नमेंट, है ना, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तभी। उसके बाद यानी कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी एक्चुअली में, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के समय में अपॉइंटमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है इसके रिकमेंडेशंस इतने थे धांसू टाइप, खतरनाक टाइप, तो वो बोला जाता है, इसने रिकमेंडेशन किया कि 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द बैकवर्ड क्लास। पहली बार इस चीज को बोला जा रहा है कि 27% रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद ये भी बदला दिया जाता है क्या कि सो दैट कि वो रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है, सीलिंग है, शैल नॉट एक्सीड 50%, ये भी बोल दिया जाता है। अब आगे ये भी बोल दिया जाता है, अब जैसे ही ये रिकमेंडेशंस देते हैं 27% वाला मामला, तो अब देखिए इंडिया इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द कास्ट डाइवर्सिटीज, ये भी है ना फैक्ट। अब कोई गवर्नमेंट छेड़ना चाहेगी इसको, दैट्स वाई इसने 3 गवर्नमेंट देख ली, एक अपॉइंटमेंट वाला अलग था। उसके बाद आ जाती है बात 1970 तब तक चलता रहा 90 में, मतलब उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। 90 में गवर्नमेंट आती है वीपी सिंह की, और वीपी सिंह ने क्या किया, इंप्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन। और जैसे ही रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होता है तो उसके बाद देयर वाज वाइड लेवल एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, है ना, दैट इंक्लूड्स खास करके नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इन पर्टिकुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां पे टायर बर्निंग स्टूडेंट्स, पेट्रोल बर्निंग स्टूडेंट्स खुद को आग लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि क्या हो जा रहा है ना कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त की सोसाइटी के लिए, और सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी बहुत मुश्किल से होने वाला था इन सारे मुद्दों पे। गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक है, वाइड लेवल एजुकेशन होने लगा।
1991 आपको एलपीजी रिजीम के भी कारण याद होगा। 91 में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, इन सबको हटाए, बेस है आपका ये, उसके अराउंड समझेंगे। नई गवर्नमेंट आती है किसकी? पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट, समझ गए? इसलिए बोला था तीन गवर्नमेंट जिसके किस समय में कुछ वर्क हुए इस पे। बाकी तो और भी गवर्नमेंट आई है बीच में, लेकिन रिकमेंडेशन सबमिट करने वाली गवर्नमेंट, करने वाली, इंप्लीमेंट करवाने वाली गवर्नमेंट और मॉडिफिकेशन करने वाली गवर्नमेंट। तो पीवी नरसिंह राव जी आते हैं और थोड़ा सा जो एजिटेशन और वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था ऑल ओवर द कंट्री, उस वक्त उन्होंने क्या बोला कि ठीक है 27% रिजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा, और हम जो है 10% रिजर्वेशन टू द पुअर अमंग अनरिजर्व क्लास, जो कि अभी आया है आपका, है ना, ये पहली बार उसमें एड हाँ 10% रिजर्वेशन टू द पुअर अमंग अनरिजर्व क्लास, यहीं पे ईडब्ल्यूएस लिख देते हैं शॉर्ट, मतलब समझने के लिए। तो अब देखिए 10 मतलब ये क्या था, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई बात नहीं, अपर कास्ट में भी जो पुअर है उनके लिए भी मतलब हम जो है प्रोविजंस ला के दे रहे हैं, 10% रिजर्वेशन टू द पुअर अमंग अनरिजर्व क्लास, ये पहली बार आता है यहाँ पे। लेकिन मैटर चला जाता है आपको सुप्रीम कोर्ट में, वाइड लेवल एजिटेशन हो रहा है, पीआईएल वगैरह फाइल हो गया इस पे, एंड फाइनली मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। समझ गए इसकी स्टोरी ना? एंड सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस, मतलब जिस केस के नाम से ये आता है उसमें है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, और फेमसली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल केस। मंडल के रिकमेंडेशंस, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को के लिए कौन सा ईयर है, 1992, समझ गया ना? तो क्वेश्चंस कैसे भी करके आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि एससीज वर्डिक्ट हम लोग सुनेंगे, एससीज डिसीजन, वही हम लोग एससीज वर्डिक्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। समझ गया ना? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 27% रिजर्वेशन जो है वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया उसको। 10% रिजर्वेशन जो पुअर एवं अनरिजर्व था उसको इनवैलिड कर दिया। समझ गए बात को? तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया था कि 10% रिजर्वेशन टू द पुअर एमंग अनरिजर्व क्लास, ये दिस इज नॉट वैलिड। आगे ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन की सीलिंग है ना, सीलिंग ऑफ रिजर्वेशन कितने परसेंट पे, 50%, ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50%। और ये भी बोला कि जब ऐसी बात है तो एक परमानेंट स्टेचुटरी स्टेटस, स्टेचुटरी बॉडी, है ना, बना देनी चाहिए सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए, ओबीसी के लिए एक बॉडी बना देनी चाहिए जो कि रिकमेंड करेगा परमानेंट टाइप से, परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी के रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है ना, किसके लिए, एससी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। अब ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड नहीं है आपका अदर बैकवर्ड क्लास, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के नाम से, समझ गए? अब यहां पे इसको, हाँ एक चीज देखिएगा ध्यान से, ये जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन में ये था कि रिजर्वेशन शुड बी, रिजर्वेशन ये भी मेजर रिकमेंडेशन है, शुड बी कॉन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली, इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। हाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये आया था क्या कि जो रिजर्वेशन हम लोग दे रहे हैं ना, वो दैट शुड बी कॉन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट, जब वो उसकी मतलब ज्वाइनिंग या रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ है ना, उसी समय देना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल इन प्रमोशन। समझ गए? नॉट इन प्रमोशन। बट अब आप देखेंगे क्या आज के समय में ये चीज वैलिड है? नहीं। हमारे पास आर्टिकल 16 क्लाउज 4A है जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है ना, तो यानी कि लॉ मेकर्स की जीत हो जाती है ना वहां पे, ये भी समझने, कल हम लोग समझ पा रहे थे कि कैसे स्पेशल रिलेशन था, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी क्या है कि अब ये चीजें कैसे आप क्या देखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि हम समझ पाए कि नहीं लॉ मेकर्स यहाँ पे जीत गए, नहीं, हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं मतलब इसकी रैशनैलिटी को समझते हैं, रदर ऐसे समझते हैं कि कंट्री के गवर्नेंस के लिए लॉ मेकर्स आर एनफ कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट मैटर, है ना, तो इस रिगार्डिंग ये समझ सकते हैं, ये नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को, है ना,
किस कम्युनिटी की क्या नीड्स है, इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक नीड्स है, कौन समझेगा? बेटर वे में गवर्नमेंट समझेगी, और गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क करेगी। समझ पाए ना? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन के बाद होता क्या है, खास करके वो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया टू कंस्टिट्यूट ए परमानेंट बॉडी दैट शुड हैव स्टैट्यूटरी स्टेटस, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं क्या कि एक बॉडी बना दी जाती है, उस बॉडी का नाम है नेशनल कमीशन बैकवर्ड, एक लॉ बनाया जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993, है ना। एंड दैट हैड प्रोवाइडेड एनसीबीसी, यानी कि एनसीबीसी की क्या स्टेटस हो जाती है उस वक्त? स्टैट्यूटरी स्टेटस के साथ। तो यानी कि क्या बोल सकते हैं कि इन टर्म्स इन परसेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, है ना, इन इंदिरा साहनी केस, गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड, मतलब पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड एनसीबीसी एक्ट 1993, है ना, जो कि क्या करती है कि सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करती, अपील करती। समझ गए? अब क्या है प्रेजेंट स्टेटस के तौर पे हम लोग क्या जान रहे हैं? प्रेजेंट स्टेटस में क्या है कि एनसीबीसी हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये भी ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 338B। ध्यान में रखिएगा, ये तभी की स्टेटस थी, बट अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि एनसीबीसी हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 338B। एक्चुअली में क्या होता है क्या कि थ्रू द प्रोविजन ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये लाया गया, एनसीबीसी को आर्टिकल 338 के अंदर में, यानी कि इसके पावर्स, फंक्शंस, कंपोजिशन वगैरह करके इंक्लूड कर दिया गया। दैट्स व्हाई अब क्या है, ये प्रोविजंस की जरूरत नहीं रही, डुप्लीकेशन हो जाएगी ना पावर्स एंड फंक्शंस एंजॉय करने में। दैट्स व्हाई अभी का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और इसके स्टैट्यूटरी स्टेटस को रिपील कर दिया जाता है। खत्म। अब देखिएगा, यानी कि ये बॉडी जो है क्या होगी अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के अंदर में है, तो दैट्स व्हाई ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ज्यादा रिकमेंडेटरी इन नेचर हो जाती है, और ये समझा जाता है कि उनके सोशियो डेमोग्राफिक नीड्स के रिगार्डिंग ये बॉडी इज केपेबल, एनफ केपेबल या कॉम्पिटेंट टू इनकॉर्पोरेट देयर नीड्स, है ना, रिकमेंड करना, प्रमोट करना, ये सारी चीजें। ठीक है। एक रिसेंट डेवलपमेंट आपको समझाते हैं इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड ए कमिटी नोन एज रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन, कमीशन और कमेटी का कॉन्सेप्ट ध्यान है ना। रोहिणी कमीशन दिल्ली हाई कोर्ट की जज है ना। कमिटी जनरली इज ए प्लूरल और कमीशन जनरली अंडरस्टूड एज सिंगुलर बॉडी। दैट्स व्हाट यही है। बाकी ऑन एक्सपर्टीज मतलब पर्टिकुलर मैटर पे गवर्नमेंट जो कंस्टिट्यूट करती है सो दैट कि वो रिकमेंड करे गवर्नमेंट को। तो इसका क्या था, किस मैटर पे? अब देखिएगा कि आज के पहले एक चीज बतला देते हैं, एक प्रोफाइल क्लियर करवाते हैं आपको। अगर हम लोग बोलते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इस ओबीसी कम्युनिटी के अंदर में नाउ इट इज प्रेजेंट डेज वी हैव मोर देन 3000 कम्युनिटीज इनसाइड दैट ओबीसी। 3000 से ज्यादा कम्युनिटी हैं उस ओबीसी के अंदर में। समझ पा रहे हैं? अब जो है मान लीजिए 3000 से ज्यादा हैं, तो आप देखेंगे, चलिए इस चीज को हम लोग बेटर वे में समझते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट द रिजर्वेशन टू पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, बट just to make it more clarification of the scenario existing in the country, let us consider an example of मीना ट्राइब्स, है ना। आप देखेंगे कि यूपीएससी के रिजल्ट में मीना ट्राइब्स का डोमिनेशन रहता है ना, दे आर डोमिनेटेड इन देयर रिजल्ट्स। यानी कि क्या है कि मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रही है तो उसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर कम्युनिटी आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना। तो इस वजह से क्या एक हमारे पास एक वे ऑफ स्कोप क्या नजर आ जाता है, ये भी तो चेक करना एट रेगुलर इंटरवल कि पर्टिकुलर कम्युनिटी आर वेदर गेटिंग बेनिफिटेड और नॉट, या किसी का ओवर इंक्लूजन हो गया है कि अब वो कैपेबल हो गए हैं, कॉम्पिटेंट हो गए हैं, अब उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। समझ गए? एक चीज जो मिस हो गया उसमें, जो इंदिरा साहनी केस था उसमें देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जैसे अदर बैकवर्ड क्लास की दो कम्युनिटी बनाई जाती है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर, है ना।
नॉन क्रीमी लेयर। तो द रिजर्वेशन बेनिफिट शुड बिलोंग टू दिस नॉन क्रीमी लेयर ओनली, है ना। नॉन क्रीमी लेयर ये अभी के समय में क्या है कि जिनका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, है ना। तो ये है बेनिफिट। इनफैक्ट डिस्कशन आर बीइंग मेड कि इस सीलिंग को हम बढ़ा दें, 10 लाख कर दें, 12 लाख कर दें, ऐसा कर। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि किसको बेनिफिट देने के लिए बोला गया था, सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर। और वो भी किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पे 8 लाख का 8 लाख से नीचे वाले जो इनकम कैटेगरी में इनकम स्लैब में आते हैं तो उसको एड ऑन कर लीजिएगा वहां पे। वापस रोहिणी कमीशन में आते हैं। तो रोहिणी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 2017। कितनी पुरानी बात है ये, 2017। एक्चुअली ये थोड़ा सा डेट का मुझे देखिए ध्यान नहीं है, 17 और 18 कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बट 2 अक्टूबर इज द सेम डेट। ये होता है। अब इसका क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा फॉर ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन। यानी कि दिस कमीशन विल चेक वेदर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट और बाकी लोग छूट गए, कुछ लोग छूट गए, तो जो छूट गए उनको इंक्लूड करना, जिनका ओवर इंक्लूजन हो रहा है एक्सक्लूड करना। समझ गए ना बात को। तो ओवर इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन तो ये बातें हो गई। इसी के साथ साथ आप एक्सक्लूजन करके ये बात कर ली, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दोनों के बारे में बात होती है। समझ गए ना रैशनल्स बिहाइंड इट, कि इनके रिकमेंडेशंस पे ही देखा जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी के लिए और मतलब कौन सी कम्युनिटी को बेनिफिट देना है ना, इन टर्म्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, है ना, और ओवर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्लियर। एंड दिस कमिटी हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2023, लगभग अक्टूबर नवंबर में 2023 में सबमिट कर दी जाती है आफ्टर 13th एक्सटेंशन, है ना। आफ्टर 13th एक्सटेंशन दिस कितना एक्सटेंशन मिला इसके रिकमेंडेशंस को करने के लिए। एंड एज हाईलाइटेड बाय द फ्यू पॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये बोला जा रहा था कि इस कमीशन का, रोहिणी कमीशन का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बूंद होने जाएगी, बूंद हो जाएगी इलेक्शन के समय जब इसके रिपोर्ट पब्लिश होंगे तब। समझ पाए। आई एम नॉट सेइंग, एज हाईलाइटेड बाय फ्यू पॉलिटिकल एक्सपर्ट। क्लियर है ये सारी चीजें। तो रोहिणी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए, सबमिट कर दिए आफ्टर 13th एक्सटेंशन। पर्पस क्या रहा था, यानी कि हाउ टू आयरन आउट दिस एनोमलीज, है ना। ये जो बस हो गया 2 मिनट, है ना। जो विषमताएं हैं ना, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए मतलब नहीं मिलना, जिनको नहीं मिलना चाहिए ऑलरेडी दे आर गेटिंग, दे हैव गॉट मैक्सिमम बेनिफिट, तो उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। समझ गए ना कि ये जो विषमताएं हैं और जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, हाउ टू आयरन आउट दिस एनोमलीज। एनोमलीज समझते हैं ना, दिस एनोमलीज, ये भी बतलाना था इस अंडर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के कारण। समझ गए। तो आर्टिकल 16 में फिलहाल एक जो आउटर पेरिफेरी है वो हमारा क्लियर है, और जो इससे रिलेटेड मतलब कंसेप्ट है आपका क्लाउज 3, 4, 5, 6 ये सब बतला। 6 तो अभी याद कर लीजिए कि 103rd अमेंडमेंट जब हुआ ना, तो उससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 फर्क पड़ा। एक आर्टिकल 15 क्लाउज 6 जुड़ गया और 16 क्लाउज 6 जुड़ गया। 15 क्लाउज 6 की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बट वो एडवांसमेंट के लिए, और 16 क्लाउज 6 में ये जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द 7 ग्राउंड, प्लस वो एडवांसमेंट के लिए क्या 10% रिजर्वेशन टू द पुअर एवं अनरिजर्व क्लास यानी AWS के लिए। तो क्लाउज 6 भी वहीं पे जुड़ गया। बाकी बचे अपने पास क्लाउज 3, क्लाउज 4A, क्लाउज 4B और क्लाउज 5। क्लियर है यहां तक ना सारी चीजें। ठीक है, बाकी क्लास कल करते हैं। थैंक यू।